6 के फर्स्ट चैप्टर व्याकरण का भाषागान का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है, कि भाषा क्या है। तो अब हम इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। जिस माध्यम के द्वारा मानव अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरे मानव के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। कि जिस माध्यम से के द्वारा मानव अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरे मानव के सामने प्रकट करता है या बोलकर या लिखकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा। यानी अपनी बात को बताने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चाहे उसकी जो भी मन की बात हो उसे वह लिख करके बताए या फिर बोल करके बताए, तो वो हो जाती है भाषा। मानव अपने मनोभावों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों को बताता है, अतः भाषा के दो रूप सामने आते हैं। अब जो मनुष्य है वह अपने जो मनोभाव हैं, जो अपने मन के विचार है, उसको दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए दो ही तरीकों का प्रयोग करेगा। एक तो वह बोल करके बताएगा या फिर दूसरा वह लिख करके बताएगा। तो बोल करके या लिख करके अगर वह किसी को अपने मन की बात बताता है तो वह जो होती है वह भाषा के यहाँ पर दो ही समान रूप सामने आते हैं। उसके कारण से यहाँ पर दो रूप सामने आते हैं। एक तो मौखिक हो गया जो कि बोलकर बताएगा, और एक लिखित जो लिख करके उसे बताएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, और जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ओरल, और लिखित को हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिटन। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बताता है। फिर जैसा यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपने बोल करके मनोभावों को बता रहा है कि पर्वत दूरतो रम्या, यानी कि पर्वत दूर से सुंदर दिखता है, और लिख करके भी वह अपनी बात को बता सकता है। फिर भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि भाषा का हम अगर शुद्ध रूप से ज्ञान करें, यानी कि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको जानने की हम प्रयास करें, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, व्याकरण के द्वारा। हम व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं, उसमें उसका प्रारंभिक ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य अथवा वाक्यों से भाषा बनती है। यानी कि जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण मतलब क ख ग, ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से भाषा बनती है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये पता चलता है कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिर वर्णों से शब्द बनते हैं, जैसे राम श्याम सीता गीता, और फिर उसके बाद में उन शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, जैसे राम बाजार गया, सीता बाजार गई। इस तरह से वाक्य बनते हैं, और उन छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर के एक भाषा का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा हम कुछ भी बोल करके या लिख करके व्यक्ति को अपनी बात बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। फिर होता है लिपि। तो भाषा को लिखने हेतु चिन्हों की व्यवस्था जो होती है वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यानी भाषा को लिखने के लिए जो मात्राएं और जो चिन्ह हम लगाते हैं, जैसे खड़ी पुराई, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, तो उससे हमें जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लिपि से प्राप्त होता है। तो इस तरह से भाषा को लिखने हेतु जिन चिन्हों की व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरिक। यानी संस्कृत भाषा जो है वह देवनागरिक लिपि में लिखी हुई है। वर्णमाला, वर्ण के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग ये जो होते हैं, इनके क्रमबद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये जो जितने भी क ख ग होते हैं ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर होता है लिंग। लिंग जो है ये प्राय अन्य भाषाओं में दो प्रकार के लिंगों का प्रावधान है। ये जो दूसरी भाषाएं हम पढ़ते हैं जैसे हिंदी, तो इनमें केवल क्या होते हैं, दो ही लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
लेकिन जो संस्कृत भाषा है इसमें क्या होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और बाकी जो अन्य भाषाएं होती है उनके अंदर केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अलावा होते हैं वचन। जिस प्रकार अन्य भाषाओं में 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंग होते हैं, उसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं। यानी हमारी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं और बाकी दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें केवल 2 वचन ही होते हैं। दूसरी भाषाओं में कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, केवल 2 वचन होते हैं। और इसके साथ साथ में द्विवचन का प्रयोग जो है वह केवल संस्कृत में ही होता है। संस्कृत में एक और वचन होता है, वो कौन सा होता है, द्विवचन। और दूसरी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन ही होता है। फिर इसके बाद आता है कि पुरुष, तो विचारों का आदान प्रदान जो है वो वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात की जा रही हो उन तीनों के बीच में होता है। अतः संस्कृत भाषा में भी 3 पुरुष होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर 2 व्यक्ति मिलकर के जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष यानी 2 व्यक्ति मिलकर के किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसे कोई व्यक्ति सुन रहा है तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष या श्रोता। फिर उत्तम पुरुष वो होगा कि जो वक्ता स्वयं होगा, जो बोल रहा है, वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो इस तरह से पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक तो वक्ता स्वयं होता है, एक सुनने वाला होता है और एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है। तो इस तरह से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या समझ में आया कि जो भाषा है उस जो विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। व्यक्ति अपने मन के भावों को बताता है, जिस माध्यम से बताता है उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा को व्यक्ति 2 प्रकार से बता सकता है, अपने मन के भावों को व्यक्ति 2 प्रकार से बता सकता है। तो इस तरह से भाषा के केवल 2 रूप सामने आते हैं। वो कौन से हो गए, मौखिक और लिखित, जिसको हम ओरल और रिटन कह सकते हैं। तो यह हो गई भाषा की परिभाषा और उसके भेद। फिर उसके बाद में है लिपि, कि लिपि क्या होती है, तो भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जो कि लिपि कहलाती है, जिसमें हम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वह होती है देवनागरी लिपि। फिर वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर लिंग जो होते हैं, कि लिंग किसको कहते हैं, तो और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अन्य भाषाओं में तो केवल लिंग 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है वो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके अलावा जो होते हैं वचन, ये वचन भी संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि अन्य भाषाओं में केवल 2 ही प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। इसके अलावा पुरुष जो होते हैं वो भी जो है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक तो जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हो जाएगा प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष जो श्रोता होगा वो, फिर उत्तम पुरुष जो कि वक्ता है। फिर पुनरावृत्ति हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्न, फिर ये करना है। तो इसमें आपको लिखना है मानव स्वविचारणाम अपरस्य मानवस्य समक्षम कथम प्रदर्शयति, यानी मानव अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लिख करके और बोल करके। तो व्यक्ति 2 ही तरीके से अपने विचारों को प्रकट करता है, एक तो लिख करके और एक बोल करके। फिर इसके अलावा एक तो लिख करके और एक बोल करके। फिर भाषा भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है, कौन कौन से 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे आपको मौखिक और लिखित पर राइट लगाना है और इसको आप अपनी कॉपी में भी कर लेना। भाषा या लघुत्तरी इकाई, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। फिर होता है क्रमबद्ध वर्णानाम समूह है, कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा वर्णमाला। फिर संस्कृत भाषा या लिपि
का अस्ति, तो इसका हो जाएगा देवनागरी। इसकी संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषाया कानि वचनानि सन्ति की संस्कृत भाषा के कितने वचन होते हैं? तो हो जाएगा त्रीणि। की संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो इस तरह से जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप ये कॉपी में कर लेना, और इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको आप लिख लेना। सबसे पहले भाषा की परिभाषा लिखना, फिर उसके बाद में भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित, तो ये दोनों रूप लिख लेना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा लिपि किसे कहते हैं, तो चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं, और वर्णों के क्रमबद्ध रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष जो होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही हो वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है वो, और उत्तम पुरुष जो कि वक्ता होता है वो। तो इस तरह से आप इसको अपने चैप्टर को कॉपी में कर लेना। थैंक यू।